हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। देखना, इससे पहले की चीजें हम आपको बता दिए थे, ठीक है, कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर लिए थे पहले लेक्चर में। अब हमारा ये दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें तो वेक्टर हमको बहुत सारे तरीके के मिलेंगे। सबसे पहले वेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा है पैरेलल वेक्टर। देखना, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अगर हमने बोला दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, पैरेलल वेक्टर। यानी इनके बीच का एंगल कितना बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए 0 डिग्री। दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। दो वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल का मतलब इसी पैरेलल का जस्ट अपोजिट करना है हमको। एक वेक्टर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमारा जा रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। यानी एक वेक्टर आगे जाए, दूसरा वेक्टर पीछे चला जाए, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। अगर एक वेक्टर फॉरवर्ड जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी फॉरवर्ड चला जाए, तो इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। यहां से देखना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री बनना है, जबकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा हमारा क्या है, पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर क्या है, अगर हम किसी कोऑर्डिनेट में बात करें तो इस कोऑर्डिनेट में हमको ये बात पता है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर जो वेक्टर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वेक्टर बोलेंगे। वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर जो वेक्टर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वेक्टर बोलेंगे। जबकि इसी का उल्टा, अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको कौन सा वेक्टर मिलेगा, नेगेटिव वेक्टर मिलेगा। इसके रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, नेगेटिव वेक्टर मिलेगा। यानी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव वेक्टर, और उसके रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अगला अगर हम बात करें तो हमारा क्या, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देखना, हमने बात किया वेक्टर ये ए है एंड ये वेक्टर हमारा बी है, सॉरी ये वेक्टर बी है, चलेगा। दो वेक्टर है, अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और फिर क्या सेम हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बनेगा इक्वल वेक्टर, चलेगा ना। यानी जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और ये अनइक्वल वेक्टर क्या बनेगा, अगर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर में से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो अलग हो या फिर क्या हो, डायरेक्शन अलग हो, दोनों में से कुछ भी अलग हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखना आगे हम बात कर लेते क्या, को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। दो या दो से अधिक वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखना, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर हमारे पास डी है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर है, इन सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है, सेम है। तो अगर दो या दो से अधिक वेक्टर जिनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, देखना ये जितने भी वेक्टर दिखाई दे रहे हैं सब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी इनिशियल पॉइंट कहां है, सेम है सबका, इसलिए इनका नाम क्या है, को इनिशियल वेक्टर। आगे हम बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर की। को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाइज कर दो। एक ही प्लेन का मतलब क्या हुआ, जैसे इस बोर्ड पे जितने भी वेक्टर में बना दूंगा, ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ, जो भी वेक्टर इस प्लेन के अंदर बनाऊंगा वो सारे के सारे क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। क्योंकि समझना, ये बोर्ड एक क्या है, प्लेन है, तो प्लेन के अंदर बनने वाले सभी वेक्टर क्या हमारे कहलाएंगे, को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। या फिर मैं बोलूंगा एक्स और वाई एक्सिस का जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन के अंदर जितने वेक्टर बनेंगे ये भी हमारे सब क्या होंगे, को प्लेनर वेक्टर होंगे। आगे हमारा है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ,
कॉनकरेंट वेक्टर। देखना कॉनकरेंट वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ? कॉनकरेंट वेक्टर का मीनिंग ये हुआ कि दो या दो से अधिक वेक्टर कहीं पर भी एक जगह क्या होनी चाहिए? मीट होने चाहिए, कहीं पर एक जगह मिलने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर बोलेंगे। जैसे वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, ये वेक्टर सी हुआ, ये कहीं पर भी मिल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल सकता है, एंडिंग पॉइंट भी मिल सकता है, बीच में भी कहीं मिल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर बोलेंगे। अब देखना इन सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है हमारा जीरो वेक्टर और फिर क्या? यूनिट वेक्टर। क्योंकि आगे जो हमको पढ़ना है वो हमको कहां पढ़ना है? जीरो वेक्टर पढ़ना है और यूनिट वेक्टर में पढ़ना है सारी चीजें। ये सब एक तरीके के टाइप्स है जिनको हमको समझना आना जरूरी है, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस जितना हमने बताया इतनी ही बातें हैं। ठीक है, आगे देखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे वेक्टर में वो है हमारा क्या? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोलेंगे। जीरो वेक्टर या फिर इसको हम बोलेंगे क्या? नल वेक्टर। ध्यान से सुनना, जैसे तुम लोग को नाम से ही पता चल गया होगा कि ये नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? जीरो हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। यानी कोई ऐसा वेक्टर बने जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो आ जाए, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। ध्यान से समझना, कौन सा ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो वो भी हमको पता करना होगा। दूसरी बात ये, क्या ये ऐसा हो सकता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसका डायरेक्शन हो? जैसे देखना, अगर मैं बोलता हूं मैं यहां पर खड़ा हूं या ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड जीरो यानी इसका लेंथ अगर जीरो हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? या मैं बोलूं इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा? ये बात बता सकते हो क्या? कभी नहीं डिफाइन किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीट्यूड जिसका जीरो होगा उसका डायरेक्शन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। समझ आए? यानी डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। सीधे बोलूं, जैसे अगर मैं बोलूं क्या, मान लो किसी का बोलूं वेलोसिटी जीरो हो गया, अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा? ये बात पता चलेगा? कभी नहीं पता चलने वाला। तो यही बात मैं बोल रहा हूं, जो भी वेक्टर जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर का क्या कभी हम डायरेक्शन डिफाइन कर पाएंगे? तो इसमें डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोच के मुझे बताना कि ये जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो है, डायरेक्शन भी नहीं है, फिर भी ये क्या है? वेक्टर है। जबकि वेक्टर का डिफिनेशन क्या पड़ा है? जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा वो क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। जीरो तुम्हारा वेक्टर है लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी नहीं है और डायरेक्शन भी नहीं है। क्यों वेक्टर है? तो देखना, याद करो हमने थोड़ा सा बताया था पहले लेक्चर में तुमको क्या, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब बनेगा जब उसके पास क्या क्या होगा? पहली बात तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी बात उसके पास डायरेक्शन होगा, और तीसरी बात क्या? लॉ ऑफ एलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, यानी वेक्टर सम ऑफ रूल को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ एलजेब्रा बोलते हैं। बात समझ आए ना? लॉ ऑफ एलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब ये दोनों चीजें रहा तो ठीक है, ये नहीं रहा तो क्या काम चलेगा? तो हमने याद करो पहले भी बताया तुमको, अगर ये किसी के अंदर नहीं रहा तो वो वेक्टर नहीं बन सकता। ये दोनों चीजें रहा, ये नहीं रहा तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बनती थी? टेंसर फिजिकल क्वांटिटी बनती थी। ठीक है, तो वेक्टर होने के लिए क्या, ये होना बहुत जरूरी है, और इसी पे सारे डिस्कशन आगे के हमारे होने वाले हैं। लॉ ऑफ एलजेब्रा, लॉ ऑफ एलजेब्रा क्या कहता है? लॉ ऑफ एलजेब्रा ये कहता है कि अगर हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हमको क्या, वही फिजिकल क्वांटिटी दोबारा से मिलेगी। या फिर मैं बोलूं क्या, लॉ ऑफ एलजेब्रा ये कह रहा है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं ये वेलोसिटी लिखा है, जरा मुझे बताओ वेलोसिटी में फोर्स ऐड करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? ऐसा पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता। समझ आया ना? अगर मैं बोलूं वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा तो क्या, तुमको वेलोसिटी तो मिलेगा ना। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी वही फिजिकल क्वांटिटी है तो वही फिजिकल क्वांटिटी है, मिल गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलूं वेक्टर में अगर वेक्टर ऐड करोगे, वेक्टर में अगर वेक्टर ऐड करोगे तो क्या मिलना चाहिए तुमको? वेक्टर ही मिलना चाहिए, स्केलर नहीं मिलना चाहिए। या फिर मैं तुमसे बोलूं क्या वेक्टर में स्केलर ऐड हो सकता है? तो नहीं, नॉट पॉसिबल।
ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ आया ना? यानी कभी वेक्टर में स्केलर ऐड करना चाहोगे तो ऐड होगा क्या? कभी नहीं ऐड हो सकता। वेक्टर में हमेशा कौन ऐड होना है? वेक्टर ही ऐड होना है। और जब वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा तो क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। दूसरी बात अगर मैं बोलूं, वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर स्केलर के साथ किया तो भी क्या मिलेगा तुमको? वेक्टर ही मिलेगा। ये सारे रूल की बातें हम आगे करेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा में। तो अभी हमको जीरो वेक्टर समझने से पहले यह बात समझना पड़ेगा कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं हम? एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगा। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। समझ आया बात? अब देखना इधर, जीरो वेक्टर, इसके पास ना तो मैग्नीट्यूड है ना तो डायरेक्शन है, फिर भी ये क्या है? जीरो वेक्टर है। क्यों है वो देखते हैं हम। ठीक है, देखना इधर। अगर मैं बात करूं तुमसे क्या कि मान लेता हूं कोई वेक्टर ए है, इधर फिगर भी दे देता हूं तुमको, ये वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, चलेगा? वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के बराबर है, बस डायरेक्शन में अपोजिट है। वेक्टर ए क्या है? बी के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या? अपोजिट है। यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या? इक्वल है। यानी मैं तुमको सिंपल भाषा में बोलूं, दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर को अगर हम क्या करें? ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला? दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो देखना इधर ए और बी की वैल्यू क्या है? सॉरी, ए की वैल्यू क्या? माइनस बी। तो माइनस बी प्लस वेक्टर बी कितना आ जाएगा? जीरो। अब देखना, ये हमारा क्या है? वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर। और ये भी क्या है? वेक्टर है। दोनों को ऐड किया तो जीरो क्या मिलेगा? वेक्टर ही तो मिलेगा ना। तो यानी जीरो क्या बना? वेक्टर। और ये जीरो जो वेक्टर बना, इसी वेक्टर को क्या बोल रहे हैं? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर बोल रहे हैं। यानी समझना ध्यान से, जब भी हम दो इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा जीरो। और वेक्टर का रूल ये कहता है कि दो वेक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन तुमको क्या मिलना चाहिए? वेक्टर ही मिलना चाहिए। इसलिए जीरो क्या होगा? वेक्टर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर मैं बोलूं क्या, हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, जीरो नंबर है, जितने भी नंबर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? स्केलर होंगे। एक भी नंबर हमारा वेक्टर नहीं होगा। जितने भी नंबर हमारे हैं वो सब क्या होंगे? स्केलर होंगे। तो ध्यान से सुनना, जीरो हमारा क्या है? जीरो, अभी जो नंबर का जीरो बोलूं तो वो क्या हमारा? स्केलर है। और यहां पर जो जीरो मिला, ये जीरो क्या है? वेक्टर है। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, ये किसी का रिजल्टेंट वाला जीरो है। रिजल्टेंट वाला जीरो मिलेगा तो वेक्टर स्केलर हो सकता है, लेकिन जो नंबर वाला जीरो मिलेगा वो क्या रहेगा? स्केलर ही रहने वाला। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करता हूं, स्केलर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर, क्या मिलेगा हमको? मिलना चाहिए वेक्टर। तो ध्यान से देखना, जीरो स्केलर हुआ, एक कोई हमने वेक्टर ए माना हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? जीरो। तो जीरो भी क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। यानी यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब दो वेक्टर का सम करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा। यानी दो इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर का हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। और जब हम एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलने वाला। तो जरा बताओ, जीरो और वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो जीरो भी हमारा क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। इतना बात समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं तुमसे कि इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहला पॉइंट को हम ये बात लिख सकते हैं। देखना इधर नोट करके लिख रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले पॉइंट को ये लिख सकते हैं, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर add together, then we get a vector physical quantity, so that zero is vector, जीरो इज वेक्टर। ठीक है ना? इसलिए जीरो क्या है? यहां वेक्टर है। बात समझ आए ना? और यहां पर बोल सकते क्या, यहां भी नोट करके लिखता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई स्केलर विथ वेक्टर, देन वी गेट ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, so that
जीरो इज वेक्टर। इतना बात समझ में है? जीरो वेक्टर क्यों है? जीरो वेक्टर इसलिए है कि दो वेक्टर को सम करने के बाद हमको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो दो इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर को अगर हम सम करेंगे तो हमको जीरो मिलेगा, इसलिए जीरो हमारा क्या है? वेक्टर है। या फिर दूसरी बात में बोलूं, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। तो जीरो और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिला। तो जीरो भी हमारा क्या होगा? वेक्टर ही होगा। ठीक है, अब आगे देखना, ये तो रहा हमारा जीरो वेक्टर। आगे हम बात करेंगे क्या? यूनिट वेक्टर की। आगे हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। देखना, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? 1 हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। देखना, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यानी यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसे वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड 1 रहे और कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। देखना, यूनिट वेक्टर पढ़ने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी फायदा तो यह है यूनिट वेक्टर पढ़ने का कि अगर हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है तो स्केलर में मल्टीप्लाई करने से उस स्केलर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, जबकि बल्कि वो स्केलर क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। जैसे देखना, मान लो हमने बोला 10 केजी मास है हमारे पास, चलेगा ना? अब 10 केजी मास है, इस मास को अगर मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना हुआ, हालांकि मास वेक्टर हो नहीं सकता, समझ आए ना? मास कभी वेक्टर नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हुआ, या फिर मैं बोलता हूं क्या, 10 केवल नंबर ही मान लेता हूं, 10 अकेला नंबर है, तो अभी ये वेक्टर है स्केलर, तो नंबर जितने भी होंगे क्या होंगे? स्केलर होंगे। अगर इसको मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा क्या? यूनिट वेक्टर का, और ये बन जाएगा पूरी तरीके से क्या? वेक्टर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि देखना, 10 का अगर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर के साथ किया तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, मल्टीप्लाई भी यूनिट वेक्टर में क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू क्या? डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड उतना का उतना रहेगा और डायरेक्शन केवल उसमें एडिशनल आ जाएगा। समझ आया ना बात? तो यूनिट वेक्टर पढ़ने का हमारा फायदा यही है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं मान लेता हूं कोई हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो देखना, यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर इक्वल टू हमको मिल जाएगा वेक्टर, फॉर्मूला ये होता, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। चलेगा ना? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमको वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मिलेगा। अब देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मीनिंग ये हुआ कि ये जो वेक्टर है इसका लेंथ कितना, ये लेंथ जो है ना, ये इसका क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको तुम मैथ में पढ़ते होंगे तो मॉड वैल्यू बोलते हैं। मॉड वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। बात समझ आए ना? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम क्या? कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो हमको ए का यूनिट वेक्टर लिखना, तो ए कैप इक्वल टू मिलेगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलेगा? अगर इसी का एग्जांपल देके समझाओ तो देखना, एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो एग्जांपल दिया, हमने क्या बताया? हमने ये बोला कि वेक्टर ए की वैल्यू कुछ मान लिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ऐसा कुछ है। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप भी बताता हूं, पहले समझ लेना यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? आई के सामने जो लिखा इसका स्क्वायर करेंगे, जे के सामने जो लिखा हुआ इसका स्क्वायर करेंगे, के के सामने जो लिखा हुआ इसका स्क्वायर करेंगे, और यहां से मिल जाएगा क्या? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और यहां से मिल जाएगा कितना? 49, और सब मिला के आ जाएगा 7। तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये वेक्टर कितना? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपन कितना? 7। ये इसका बन गया यूनिट वेक्टर। चलेगा? अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को। ठीक है? आई कैप, जे कैप, के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखना, अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन फिगर की, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। चलेगा ना? अगर मैं बात करता हूं 3 डायमेंशन की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशन फिगर हुए, तो एक्स एक्सिस को अगर मुझे किसमें? वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हुआ, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से वेक्टर की जरूरत है? यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो उसमें केवल और केवल क्या बचा? डायरेक्शन बचा। उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? क्या आएगा? सेम मैग्नीट्यूड का, बस डायरेक्शन एडिशनल हो जाएगा। ठीक है? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से,
जे वाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम जे कैप से और जेड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम के कैप से। यानी अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे हुआ तो उसको हम क्या लिखेंगे, मान लो एक्स एक्सिस पे 3 हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट 3 आई कैप। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं वन डायमेंशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोल दिए, ठीक है ना, कि मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और इसके अपोजिट जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसमें हुआ, नेगेटिव में हुआ। लेकिन जरा तुम सोचो, अगर तुम इधर गए तो क्या बोलोगे, मान लो इधर वाले को भी पॉजिटिव बोल दिया, इधर आएगा तो क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, इधर आए तो फिर क्या लिखोगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स करके लिख सकते क्या, या नेगेटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते क्या, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो इसके लिए फिर बोला गया क्या, कुछ ऐसा लाया जाए जो क्या हो जाए, हमारे सभी रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करे। तो सभी के रिप्रेजेंटेशन के काम करने के लिए एक्स एक्सिस को लिखा गया किससे, आई कैप से, वाई एक्सिस को किससे लिखा गया, जे कैप से, और जेड एक्सिस को किससे लिखा गया, के कैप से। अब समझना यहां से ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्स एक्सिस में आएंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, अगर 3 डिस्प्लेस किए तो 3 आई कैप बन जाएगा। यहां से अगर मैं यहां चला गया, मान लो 2 चला गया तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, 2 जे कैप, क्योंकि जे एक्सिस में गया। यहां से इधर चला गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, मान लो यहां 6 चला गया तो 6 के कैप बनेगा, चलेगा ना। लेकिन इन तीनों को मिलाकर के अगर एक साथ चल गए, मीनिंग क्या हुआ समझना, थोड़ा सा फिगर समझना। अगर मैं मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थोड़ा समझना, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जेड एक्सिस, ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है ना। इसको एक्स लिख दे रहा हूं, ये हो गया हमारा वाई, सॉरी वाई है, और ये हमारा जेड, ठीक है ना। एक्स वाई और जेड, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इधर एक्स में चला तो इसको क्या लिखेंगे, 3 चल गया तो 3 आई कैप लिख देंगे, केवल इधर ट्रेवल किया तो इसको क्या बोलेंगे, 2 ट्रेवल किया तो 2 जे कैप लिख देंगे, केवल इधर ट्रेवल किया तो इसको क्या बोलेंगे हम, 6 मान लो ट्रेवल किया तो 6 के कैप लिखेंगे, समझ आया ना। लेकिन अगर इन सभी को मिला के मैं इधर ट्रेवल कर गया, इनके 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 बीच में कहीं, तो देखना 2 अगर मान लो एक्स एक्सिस में गया, 3 वाई एक्सिस में गया, 6 जेड एक्सिस में गया, तो ये वाला जो लाइन बना इस वाले लाइन को कौन सा वेक्टर बोलेंगे, तो इस वाले लाइन को अगर मैं यहां से रिप्रेजेंट करूं तो इस वाले लाइन को बोलेंगे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। इतना बात समझ में आया, क्या बोलेंगे इसको हम, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है जो एग्जांपल लिया था। समझ आ रहा बात, मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, आई कैप से, वाई एक्सिस में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, जे कैप से, जेड एक्सिस को ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, के कैप से। अगर तीनों एक्सिस में एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात, हम जब ट्रेवल करेंगे तो एक्सिस देख के थोड़ी ना ट्रेवल करेंगे, हम तो किधर भी जा सकते हैं। तो मान लो हम तीनों को मिलाकर के इस बीच में ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां का कोऑर्डिनेट होगा कितना, 3,2,6। अब 3,2,6 इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 आई कैप, क्योंकि 3 एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया, और 2 कितना ट्रेवल किया था, कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और 6 कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो यहां से अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमको मिलेगा कितना मिलेगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे बात करूं क्या पोजीशन वेक्टर की, थोड़ा सा देखना इधर, इसी अगर हम बात करें क्या पोजीशन वेक्टर की, तो देखना थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं इन चीजों को। अगर हम जनरलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये फिगर दोबारा बनाता मैं, इधर देखना, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस, चलेगा ना। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया था हमने आई कैप से, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया था जे कैप से, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया था के कैप से, चलेगा। अगर मैं मान लो बोलू क्या, यहां से एक्चुअली में ये एक्स एक्सिस जो है वो किधर आया हुआ, इधर की तरफ आया हुआ है, समझ आना, ये एक्स एक्सिस किधर आया है, इधर की तरफ आया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखना, रख देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, कुछ ऐसा है, समझ आ रहा है ना।
अब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जरा तुम सोचना कि अगर मैं यहां से ट्रेवल करके यहां कहीं आ जाऊं, देखना ऐसे यहां कहीं, अगर मैं यहां कहीं आता हूं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ट्रेवल किया ना, तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं यहां से चल करके मान लो यहां आ गया, तो एक्स वाई जेड यहां का जो कोऑर्डिनेट बना, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? तो पोजीशन वेक्टर ये कहता है कि यहां का कोऑर्डिनेट क्या है और यहां का कोऑर्डिनेट क्या है। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या? एग्जैक्ट उसका पोजीशन कहां है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलाकर के कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका पोजीशन क्या है, कि मतलब एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल करे, वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल करे, जेड एक्सिस में कितना ट्रेवल करे, तो उस पॉइंट पे पहुंच जाए। तो ध्यान से समझना इधर, अगर मैं इसको बताता हूं ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, वाई डिस्टेंस, और जेड एक्सिस में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, जेड डिस्टेंस। तो तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। समझ आया ना? इसका मीनिंग ये हुआ। तो पोजीशन वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये होता है। ठीक है ना? अब यहां से इसको मैं बोलता हूं x1 y1 और इसको z1 मान लिया, चलेगा ना? और इसको मैंने मान लिया x2 y2 z2, तो हमको क्या मिलेगा? x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 सॉरी z माइनस 0 के कैप, इतना मिल जाएगा ना? तो यहां से मिलेगा कितना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा पोजीशन क्या है। अगर मैं बोलूं जैसे गूगल मैप चेक करते हो, तो गूगल मैप पे तुमने चेक किया ना कहां जा रहे हो, कहां जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है, ठीक है ना? तो जहां पर तुम रहते हो उसको क्या मान लेते? ओरिजिन पॉइंट मान लेते, और जहां पर जाना वहां पर क्या बोल देते? वहां का कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल लेता। और कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने के बाद क्या, अगर डिस्टेंस पता करना है तो इसका क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डिस्टेंस तुम्हारा गूगल मैप कैलकुलेट करके बता देता है कि तुम्हारे घर से यहां का डिस्टेंस इतना है। वो भी बताएगा तुमको क्या, एक्स एक्सिस में कितना जाना, वाई एक्सिस में कितना जाना, जेड एक्सिस में कितना जाना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब जाओगे तब। और तुम टोटल डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, इसलिए उसका क्या बताएगा तुमको? मैग्नीट्यूड बताएगा। चलेगा? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा। चलेगा? अब इसी का यूनिट वेक्टर निकालना हुआ तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखना, यूनिट वेक्टर आर, सॉरी आर कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर आर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और वेक्टर आर की वैल्यू कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना? अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर कैप की वैल्यू आ गई।